Assalamualaikum student, I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा सेशन है that is beta decay or emission of beta particle. इस सेशन पे जाने से पहले स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने अल्फा डीके पे बात की थी। वहाँ पे एक वीडियो के अंदर 15वें मिनट के ऊपर छोटी सी एक स्लिप ऑफ टंग की मिस्टेक है, पहले उसे आप करेक्ट कर लें। वहाँ पे मैंने बात की थी कि जब कोई सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो उस एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में 2 रो लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। वहाँ से एक एग्जांपल गलती से लिखी गई थी। स्टूडेंट याद रखना, अगर सेकंड ए का एलिमेंट हो, सेकंड ए का एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करे, वो 8A का मेंबर बन जाता है। अगर 8A का एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करे, वो 6A का मेंबर बन जाता है। तो वहां पे ये गलती हुई थी कि ये उल्टा पढ़ लिया गया था कि 8A का एलिमेंट सेकंड ए में कन्वर्ट हो जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सेकंड ए का एलिमेंट 8A के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द एमिशन ऑफ व्हाट अल्फा पार्टिकल, और 8A का मेंबर 6A में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये बीएस के स्टूडेंट अवैस ने ये बात पॉइंट आउट की। अवैस इट्स अ वेरी गुड, मींस आपने फोकस होकर वीडियो देखी है, आई लाइक इट। आप जो बीएस के स्टूडेंट हैं, जो सीनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप इन वीडियो को क्रिटिकली देखा करें। मैंने 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट को अपनी ईटा सीरीज देखने का कहा है, वो इसलिए कहा है कि आपने स्टेट अवैस के बाद फील्ड के अंदर जाना है। यहाँ पे आप तंग नहीं होना, मार्क्स की इतनी फिक्र ना करें, वो एडजस्टमेंट होती रहती है। याद रखिएगा, आप मैक्सिमम लर्निंग की कोशिश करें। तो स्टूडेंट बात करता हूं, वहां पे जो एग्जांपल गलत हुई थी, वहां पे था बेसिकली रेडियम। रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88। रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88, मास नंबर होता है 226। जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो इससे रेडान बनेगा। रेडान का एटॉमिक नंबर होता है 86, मास नंबर 222 प्लस अल्फा पार्टिकल। तो ये स्टूडेंट उस वीडियो के अंदर छोटी सी गलती हुई थी, ये 86 लिखा गया था, ये 84 लिखा गया था, तो इसको आपने करेक्ट कर लेना है। चूंकि गलती हो सकती है और गलती को हमने करेक्ट करना है। तो स्टूडेंट बात करेंगे एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल और बीटा डीके। आज के अपने सेशन पे बात करते हैं। याद रखिएगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस से पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं। द एमिटिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल, यानी ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर और चार्ज नेगेटिव हो, उसे नेगाट्रॉन कहते हैं, उसे नेगेटिव बीटा पार्टिकल कहते हैं। ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन चार्ज पॉजिटिव हो, उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, उसको पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव बीटा पार्टिकल कहते हैं। बीटा डीके का प्रोसेस 3 टाइप का हुआ करता है। एक को कहते हैं नेगाट्रॉन एमिशन, एक को कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन, और एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। स्टूडेंट पहली टाइप का बीटा डीके होता है, उसे हम कहते हैं नेगाट्रॉन एमिशन। नेगाट्रॉन क्या होता है? ए नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड नेगाट्रॉन। नेगाट्रॉन इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, but it is found in the nucleus. In the nucleus, negatron are formed by the decay of neutron. नेगाट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के डिके से बनता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेगाट्रॉन, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन हम इस तरह लिख सकते हैं, मेरे पास न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है ये डीके होकर बनाएगा प्रोटॉन प्लस व्हाट, प्लस नेगाट्रॉन। जब
नेगाट्रॉन एमिशन होगी, याद रखना, जब भी नेगाट्रॉन एमिशन होगी, नेगाट्रॉन एमिशन के नतीजे में न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्या मतलब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन? नेगाट्रॉन एमिशन के नतीजे में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, जबकि मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन के अंदर। तो न्यूट्रॉन का भी मास 1 है, प्रोटॉन का भी मास 1 है, तो मास में फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है। इस तरह नेगाट्रॉन एमिशन में क्या होगा स्टूडेंट? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होगा। यानी अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेट्स सपोज 14 हुआ, तो नेगाट्रॉन एमिशन के नतीजे में वो 15 बन जाएगा। तो मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, नेगाट्रॉन एमिशन के नतीजे में आइसोबार बनते हैं। आइसोबार वो स्पीशीज होती हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब स्टूडेंट अगला पॉइंट याद रखना कि मेरे पास नेगाट्रॉन एमिशन होती कब है? जब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ग्राफ में, जब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ग्राफ के अंदर न्यूक्लियाई लाई करे, कहां पे लाई करे? न्यूट्रॉन रिच रीजन के अंदर। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉनों से ज्यादा हो, वो रेशियो स्टेबिलिटी जोन से बाहर निकले न्यूट्रॉन की तरफ, उस वक्त न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डीके होता है, और इस डीके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन के अंदर। तो स्टूडेंट फिर क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ नेगाट्रॉन एमिशन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, जब कभी भी नेगाट्रॉन एमिशन होगी, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन, एक रो, एक कॉलम, एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एक कॉलम राइट शिफ्ट होगी। यानी अगर एलिमेंट 4A का मेंबर था, नेगाट्रॉन एमिशन के बाद 5th का मेंबर बन जाएगा। अगर एलिमेंट 6A का मेंबर था, नेगाट्रॉन एमिशन के नतीजे में वो 7th का मेंबर बन जाएगा। स्टूडेंट सम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे बात करते हैं, नेगाट्रॉन एमिशन की सम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे बात करते हैं। नेगाट्रॉन एमिशन की पहली एग्जांपल है फास्फोरस 1532। ये रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, ये डीके होकर बनाएगा सल्फर 1632। यानी जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 बढ़े, मतलब ये होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो 7 नेगाट्रॉन निकला है, एमिशन ऑफ नेगाट्रॉन हुई है। मेरे पास स्टूडेंट था सोडियम 1124। जब इसका बीटा पार्टिकल यानी नेगाट्रॉन निकलेगा, तो इसका मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा। 11 से जब एटॉमिक नंबर 12 होगा, तो हमारे पास एलिमेंट मैग्नीशियम बन जाएगा। तो मैग्नीशियम 1224 7 नेगाट्रॉन एमिट हो गया। इसी तरह मेरे पास निकल 2863 है, जब ये नेगाट्रॉन निकालेगा, ये कॉपर 2963 बना देगा। इसी तरह कार्बन 614 है, कार्बन 614 जब नेगाट्रॉन एमिट करेगा, तो क्या होगा? हमारे पास होगा कि एटॉमिक नंबर 1 कार्बन का बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फिर वो कार्बन नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा, 7 नेगाट्रॉन एमिट होगा। स्टूडेंट याद रखना, जब कभी भी आइसोबारिक पेयर बने, उनमें एक स्पीशी अनस्टेबल होती है। अब यहां पे देखें, फास्फोरस 32 इज अनस्टेबल, यहां पे सोडियम 24 इज अनस्टेबल, निकल 63 is unstable, carbon 14 is unstable, mean they are radioactive. So these are some what example of negatron emission. तो स्टूडेंट बात करते हैं इंटरेक्शन विद मैटर, कि नेगाट्रॉन मैटर से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ नेगाट्रॉन विद मैटर। मैटर और नेगाट्रॉन का इंटरेक्शन क्या होता है? नेगाट्रॉन
कॉमनली मैटर के साथ तीन तरह से इंटरेक्ट करता है। नेगेट्रॉन कॉमनली इंटरेक्ट विद मैटर इन थ्री डिफरेंट वे। वन इज एक्साइटेशन, अदर इज आयोनाइजेशन, अदर इज ब्रैम-स्ट्रॉलिंग प्रोडक्शन, अदर इज ब्रैम-स्ट्रॉलिंग प्रोडक्शन। स्टूडेंट याद रखना, जब नेगेट्रॉन पास होगा थ्रू मैटर, जब नेगेट्रॉन मैटर से इंटरेक्ट करेगा, ये इंटरेक्ट कर सकता है विद दे मे इंटरेक्ट विद ए बाउंड इलेक्ट्रॉन। जब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, ये दो काम कर सकता है, या बाउंड इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर सकता है, एज अ रिजल्ट आयन पेयर बन सकते हैं, या सिंपली जब नेगेट्रॉन मैटर से इंटरेक्ट करेगा, ये मैटर के बाउंड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्साइट कर देगा हायर लेवल पे। जो इंसिडेंट नेगेट्रॉन होगा वो लॉस कर सकता है पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी और ऑल ऑफ इट्स एनर्जी ऑन ईच कोलिजन। यानी जब नेगेट्रॉन मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो क्या हो सकता है, या तो मैटर के अंदर जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो हायर लेवल पे एक्साइट हो जाएंगे, या जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो मैटर के न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो जाएंगे, आयंस बना देंगे। अब नेगेट्रॉन मैटर के साथ जब इंटरेक्शन करेगा, कौन सा प्रोसेस होगा, ये बात दो बातों में डिपेंड करेगी। ये बात डिपेंड करेगी नेगेट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ये बात डिपेंड करेगी, ये बात डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मैटर जिसके साथ नेगेट्रॉन इंटरेक्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, जब नेगेट्रॉन किसी टारगेट न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करे, ऑन द अदर हैंड व्हेन नेगेट्रॉन डायरेक्टली स्ट्राइक द सेंटर ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, जब नेगेट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर को डायरेक्टली स्ट्राइक करे तो क्या होगा, इट reduce the acceleration in electron and electric field is also decrease। जब कोई इलेक्ट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर को डायरेक्टली हिट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और एक्सेस ऑफ एनर्जी जो होगी, एक्सेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव के अंदर, जिसको ब्रैम-स्ट्रॉलिंग रेडिएशन कहते हैं। जो प्रोड्यूस होगी, ब्रैम-स्ट्रॉलिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग द टारगेट न्यूक्लियस। स्टूडेंट मतलब को समझना, जब नेगेट्रॉन टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर को डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन क्या एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस से गेट डिक्रीज हो जाएगा। जब सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इससे क्या होगा, एक्सेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स के अंदर, जिसको ब्रैम-स्ट्रॉलिंग रेडिएशन कहते हैं। ये ब्रैम-स्ट्रॉलिंग रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग द टारगेट न्यूक्लियस। स्टूडेंट याद रखना, नेगेट्रॉन का जो मैस होता है वो अल्फा पार्टिकल से बहुत कम होता है। नेगेट्रॉन हैज मच मोर लेस मैस एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। इसकी मैस कम होने की वजह से अल्फा पार्टिकल से वेलोसिटी ज़्यादा होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज मच मच हायर देन अल्फा पार्टिकल। थर्ड बात, बीटा पार्टिकल यानी नेगेट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होती है। ये अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में 300 टाइम्स ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। यानी अल्फा पार्टिकल की भी उतनी एनर्जी हो और बीटा पार्टिकल की भी उतनी ही एनर्जी हो। अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में ये 300 टाइम ज़्यादा पेनिट्रेशन कर सकते हैं।
बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर, बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में काफी कम होती है। नेगेट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये एग्जैक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेट्रॉन इनको इसलिए कहा जाता है कि इनकी प्रोडक्शन की लोकेशन न्यूक्लियस है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नेगेट्रॉन कहते हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास पहला बीटा डीके, जिसको मैंने नाम दिया नेगेट्रॉन एमिशन का। तो दूसरे डीके पे बात करते हैं, उसे कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन। स्टूडेंट बात करते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। Positron is a particle having mass exactly equal to electron while charge equal to proton. In the nucleus, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उस वक्त बनते हैं जब प्रोटॉन डिके होकर न्यूट्रॉन बनाए, यानी जब प्रोटॉन डिके होगा न्यूट्रॉन बनेगा, 7 पॉजिट्रॉन एमिट होंगे। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, मेरे पास एक प्रोटॉन है जो एटॉमिक नंबर में 1 कंट्रीब्यूट करता है, मास नंबर में भी 1 कंट्रीब्यूट करता है। जब ये डिके होगा तो ये बनाएगा न्यूट्रॉन प्लस पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल विच इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की एमिशन जब होती है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, यानी न्यू जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा और मास नंबर वही रहेगा। पॉजिट्रॉन एमिशन के नतीजे में भी आइसोबारिक पेयर बनते हैं। पॉजिट्रॉन की एमिशन उस वक्त होती है जब रेडियो न्यूक्लियाइड प्रोटॉन रिच रीजन में पाया जाए। स्टेबिलिटी जोन से, स्टेबिलिटी जोन में जब न्यूक्लियाइड प्रोटॉन रिच साइड वाली लोकेशन पे मौजूद हो तो फिर पॉजिट्रॉन एमिशन अक्कर होती है। पॉजिट्रॉन एमिशन के नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसको हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं, मेरे पास एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। जब पॉजिट्रॉन एमिशन होगी इससे एक एलिमेंट Y बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर Z-1 और मास नंबर वही रहेगा, 7 पॉजिट्रॉन निकल जाएगा। यानी पॉजिट्रॉन एमिशन के नतीजे में हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा पेरेंट एलिमेंट के मुकाबले में उसका एटॉमिक नंबर 1 कम होगा। पीरियोडिक टेबल में पॉजिट्रॉन एमिशन से एलिमेंट की पोजीशन एक कॉलम लेफ्ट आती है, यानी अगर एलिमेंट 5th है का मेंबर हो पॉजिट्रॉन एमिशन के नतीजे में वो 4th है का मेंबर बन जाएगा। अगर 3rd है का मेंबर हो पॉजिट्रॉन एमिशन के नतीजे में वो 2nd है का मेंबर बन जाएगा। जब पॉजिट्रॉन इजेक्ट हो जाता है जो डॉटर न्यूक्लियाई बनती है उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट कम, मास नंबर वही रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। प्रोटॉन मास में 1 कंट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रॉन भी 1 कंट्रीब्यूट करता है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर में 1 कंट्रीब्यूट करता है, न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए मास नंबर वही रहेगा, एटॉमिक नंबर में 1 कमी आ जाएगी, यानी इस नतीजे इसकी एमिशन के नतीजे में आइसोबारिक पेयर बनेंगे। याद रखना जब बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, यानी जब पॉजिट्रॉन और नेगेट्रॉन एमिट होते हैं, इनके साथ साथ न्यूक्लियाई से कुछ दूसरे पार्टिकल भी एमिट होते हैं जिनको न्यूट्रिनो कहते हैं, विच हैव नो एनालिटिकल यूटिलिटी, जिनकी कोई एनालिटिकल यूटिलिटी नहीं होती, कोई उनका मास नहीं होता। Some example of positron emission are, some example of student positron emission are, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 22, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 22। अब ये अनस्टेबल आइसोटोप है सोडियम का, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर हैं। जो स्टेबिलिटी के लिए रेशो चाहिए वो रेशो पूरी नहीं है, यानी प्रोटॉन उस रेशो से ज्यादा बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए जो रेशो चाहिए। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर रह जाएगा 10, एलिमेंट बनेगा नियान, मास नंबर वही रहेगा, चूंकि जो प्रोटॉन कम हुआ 1 न्यूट्रॉन बढ़ गया।
तो साथ निकलेगा बीटा पार्टिकल, साथ निकलेगा बीटा पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन। इसी तरह मेरे पास एलिमेंट है दैट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, मास नंबर होता है 45। जब टाइटेनियम एक प्रोटॉन डिके करेगा तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि टाइटेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशियो रिक्वायर्ड है स्टेबिलिटी के लिए, उससे प्रोटॉन निस्बतन ज्यादा है, तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 21 होगा, मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास बनेगा स्कैंडियम 21, 45, 7 पॉजिट्रॉन एमिट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास एक आइसोटोप है जिंक 3065। ये भी अनस्टेबल आइसोटोप है। इसमें जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उस रेशो से प्रोटॉन एक ज्यादा है। अब इस प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, मास नंबर एक कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, मास नंबर कांस्टेंट रह जाएगा। तो मेरे पास बनेगा, क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा कॉपर 2965, 7 पॉजिट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हमारे पास जिंक का ताल्लुक सेकंड बी से है। जब पॉजिट्रॉन एमिट करेगा जिंक, तो पोजीशन एक कॉलम लेफ्ट शिफ्ट होगी, यानी फर्स्ट बी का मेंबर कॉपर बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास टाइटेनियम है जो कि हमारे पास टाइटेनियम है जो कि फोर्थ बी का मेंबर है। उससे जब एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, स्कैंडियम बनेगा जो थर्ड बी का मेंबर है। अब मेरे पास सोडियम क्या है, सोडियम फर्स्ट ए का मेंबर है, यहां से 8 ए का मेंबर बनेगा। याद रखना, अल्फा पार्टिकल एमिशन से सेकंड ए का एलिमेंट कन्वर्ट होता है 8 ए के अंदर। पॉजिट्रॉन एमिशन से फर्स्ट ए का मेंबर चेंज होता है 8 ए के अंदर। तो स्टूडेंट ये था मेरे पास पॉजिट्रॉन एमिशन। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि इंटरेक्शन विद मैटर। इंटरेक्शन विद मैटर, पॉजिट्रॉन मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्शन विद मैटर पे बात करते हैं। इंटरेक्शन विद मैटर, पॉजिट्रॉन भी मैटर के साथ 3 तरह से इंटरेक्ट करता है। इन प्रोसेस को नाम देते हैं, 2 वही प्रोसेस हैं। एक को हम कहते हैं एक्साइटेशन, दूसरे को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, जबकि तीसरे को हम कहते हैं एनिहिलेशन। पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिफरेंट वे, दैट इज एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन, एनिहिलेशन। Excitation and ionization processes are similar to those encountered with negatron. However, after dissipating most of its energy, positron undergo a process known as annihilation. वहां पे तीसरा प्रोसेस था ब्रेमस्ट्रॉलिंग, यहां पे तीसरा प्रोसेस है एनिहिलेशन। यानी जब भी पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, वो मैटर के बाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है, वो मैटर के बाउंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, या वो मैटर से इंटरेक्ट करके अपनी ज्यादातर एनर्जी डेसिपेट करने के बाद वो एक प्रोसेस करेगा जिसको हम नाम देंगे, किसका नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे एनिहिलेशन, जिसको हम नाम देंगे एनिहिलेशन। एनिहिलेशन क्या होता है, पॉजिट्रॉन एटम के विसिनिटी में यानी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन उससे इंटरेक्ट करेगा। जब पॉजिट्रॉन उससे इंटरेक्ट करेगा तो दोनों पार्टिकल, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेल, दोनों की मैसेज कन्वर्ट हो जाएंगी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। यानी जब हमारे पास प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन के अंदर, एक प्रोटॉन का मुंह है,
तो एक इलेक्ट्रॉन को भी कम होना चाहिए। ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, एक कम हुआ है, जो पॉजिट्रॉन निकला, ये पॉजिट्रॉन अपनी ज़्यादातर एनर्जी डेसिपेट करने के बाद आया एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन, जो भी प्रोसेस करेगा उसको एनर्जी डेसिपेट करने के बाद वो पॉजिट्रॉन विसिनिटी के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, दोनों के मास कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी। जो एनर्जी निकलेगी इस प्रोसेस को एनिलेशन कहते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करे इलेक्ट्रॉन के साथ और दोनों का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इसे एनिलेशन कहते हैं। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैमा रेज प्रोड्यूस होंगी। अब गैमा रेज जो प्रोड्यूस होंगी उनकी फिक्स एनर्जी होगी, वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैमा रेज होंगी। जब भी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन निकलेंगी तो ये इंडिकेट करेगा कि सैंपल कंटेन पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियोन्यूक्लाइड, कि सैंपल के अंदर पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियोन्यूक्लाइड है। याद रखिएगा स्टूडेंट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटा पार्टिकल emitted in negatron and positron decay is continuous एनर्जी एमिट करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड Emax, उसे Emax कहते हैं। एंड Emax इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये एटम इस एटम में कन्वर्ट हो जाए, उस दौरान इतनी एनर्जी निकलेगी। ये वाला एटम बी कन्वर्ट हो जाए सी के अंदर तो इतनी एनर्जी निकलेगी। यानी जो एनर्जी निकलती है उससे हमें नेचर ऑफ रेडियोन्यूक्लाइड का पता चलता है कि कौन सा रेडियोन्यूक्लाइड है। इसकी जो इंटेंसिटी होती है उससे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट याद रखना कि जब पॉजिट्रॉन एमिट होगा, जब नेगेट्रॉन एमिट होगा, जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, तो उस वक्त पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन लाजमी चेंज होगी। इसको हम नाम दिया करते हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको हम नाम दिया करते हैं रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ भी इसे कहते हैं। ये लॉ फजन और सोडी ने 1913 में पेश किया। ये लॉ फजन एंड सोडी ने 1913 में पेश किया। अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है whenever a radionuclide emit a particle, position of that element in the periodic table always change. What will be the position of that element? It depends upon the nature of radio decay. If alpha particles are emitted, then position of the element is shifted 2 row left. If positron is emitted, position of the element is shifted 1 row 1 column left. If negatron is emitted, position of element is shifted 1 column right. तो इसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये स्टूडेंट मेरे पास था दूसरा प्रोसेस जिसको मैंने नाम दिया पॉजिट्रॉन एमिशन का। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ फॉर द इफेक्टिव लर्निंग ऑफ न्यूक्लियर एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, ईटा केमिस्ट्री एंड अ नंबर ऑफ जनरल केमिस्ट्री एस्पेक्ट्स। तो स्टूडेंट तीसरे प्रोसेस पे बात करता हूं। स्टूडेंट थर्ड बीटा डीके होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर।
third beta decay process is electron capture. In this process, nucleus capture an orbital electron, usually electron from K shell. When nucleus capture electron from K shell, vacancy is produced in the K shell. That vacancy is filled by the electron from higher energy level. When electron from higher energy level jump to vacancy created in the K shell by the capturing of electron by the nucleus, energy is released. That energy which is released is X-rays. That energy which is released in the form of radiation, and these radiation are called what? X-rays. Student याद रखना, symbolic representation of electron capture is similar to positron decay, but in this case there is no emission of any particle from the nucleus. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस के दौरान एग्जैक्टली वही न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो बीटा डीके में होती है। इस बात का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस होगा तो बेसिकली प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन के अंदर। न्यू जो एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले से मौजूद जो एलिमेंट था उससे कम हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मेरे पास एलिमेंट X है, एटॉमिक नंबर उसका स्टूडेंट क्या है? Z है, मास नंबर A है। जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा इसी एटम के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जब ये कैप्चर करेगा तो मेरे पास एलिमेंट Y बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, मास नंबर वही होगा, साथ जो रेडिएशन निकलेंगी उन रेडिएशन को एक्स रेस का नाम दिया जाएगा। अब यहां पे हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था उसको न्यूक्लियस के प्रोटॉन ने कैप्चर किया और एज अ रिजल्ट वो कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन के अंदर। जब स्टूडेंट याद रखना, यह प्रोसेस उस वक्त होगा जब एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। जब एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो न्यूक्लियस की, उस वक्त इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस हुआ करता है। एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई 1 यूनिट कम हो जाता है। स्टूडेंट याद रखना कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं ये एनालिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए यूज की जाती हैं, यानी किस वेवलेंथ की रेडिएशन निकली, इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला सैंपल था, उसका इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस हुआ है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ emitted rays, emitted X-rays कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, जबकि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस की कुछ एग्जांपल पे बात करता हूं। मेरे पास स्टूडेंट होता है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 7। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस के बाद मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, यानी इससे बनेगा लिथियम 3, 7, 7 क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 7 बन जाएगा एक्स रेज एमिट हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है? पहले 4 प्रोटॉन थे, अब 3 प्रोटॉन हो गए हैं। पहले 3 न्यूट्रॉन थे, अब 4 न्यूट्रॉन हो गए हैं, यानी नेचर ऑफ न्यूक्लियन चेंज हो गई है। पहले 3 न्यूट्रॉन थे, अब 4 न्यूट्रॉन हो चुके हैं। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो चुका है। स्टूडेंट मेरे पास एक और बहुत ही मशहूर एग्जांपल है आयरन 2655। जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग प्रोसेस करेगा तो आप खुद बताएं, एटॉमिक नंबर 1 कम होना चाहिए, मास नंबर वही रहेगा, मैंगनीज 2555, 7 एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह मेरे पास कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 2757। जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस करेगा एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, आयरन 2657 बनेगा, 7 एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी, 7 एक्स रेज स्टूडेंट प्रोड्यूस होंगी। तो ये था बीटा डीके इन डिटेल। स्टूडेंट अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो
तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछने हैं। याद रखिएगा, आप केमिस्ट्री सुपर किंग के साथ बेसिक से लेकर एडवांस केमिस्ट्री सीख सकते हैं। आप मसलसल मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा स्पिरिट और बहुत सारी गाइडलाइन मिलेंगी। अपने और अपने घर वालों का, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।